इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 7। स्वाति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो आज तक कभी किसी को ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और फिर उसे किस बात की सजा मिल रही थी। और अभिनव का ऐसा बेरुखा रवैया उसकी आत्मा को जैसे छलनी कर गया था। वो रात भर यूं ही बैठी रही। उसके दिल में हजारों सवाल थे, जवाब एक भी नहीं था। अगले दिन की सुबह स्वाति बेमन से अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका मन बहुत भारी था। रात भर में आंसुओं ने उसकी आंखों को थका दिया था। तभी अचानक दरवाजे पर उसकी सास की आवाज आई, स्वाति बेटा, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सब इंतजार कर रहे हैं। स्वाति का दिल और भी उदास हो गया था। उसने मन ही मन सोचा, जब अभिनव जी मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानते, तो फिर उनके घर की बहू बनने की रस्में निभाने का क्या मतलब। उनका मन जैसे ये सब करने का बिल्कुल नहीं था। फिर उसने एक नज़र अपनी सास पर डाली, जो बहुत प्यार से उसकी ओर देख रही थी। उसकी सासू माँ ने उसका उदास चेहरा देखा तो उसके पास आकर बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान सी लग रही हो, अपने घर वालों को मिस कर रही हो क्या। स्वाति ने खुद को संभालते हुए धीरे से सिर हिला दिया, मानो यही जवाब हो। उसकी उदासी की सासू माँ ने उसे अपने पास खींचते हुए गले से लगा लिया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, और देखो यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज पहली रसोई की रस्म निभानी है। सब बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। स्वाति ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और होले से जी कहकर सिर हिला दिया। स्वाति की सासू माँ जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकली, उन्होंने हॉल में आकर बैठते हुए कहा, आरती को फोन करके बुला लेती हूँ, वरना बाद में वह शिकायत करेगी मैंने उसके बिना ही पहली रसोई की रस्म कर ली। इतना बोलकर उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और वह आरती को फ़ोन करने लगी। उसे फ़ोन पर बात करके उन्होंने आरती को पूरी बात बताई और फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाँ माँ, अच्छा ठीक है, मैं रूही को लेकर आ जाऊंगी। और वैसे भी रूही के पापा अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं, तो वह नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ा अफसोस करते हुए कहा, अरे अगर दामाद जी भी आ जाते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन अब हुआ अगर शहर में ही नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम रूही को लेकर आ जाओ। उसने सोचा कि चलो शायद इस घर के बाकी लोग तो उसे अपनाएंगे ही। सासू माँ का प्यार और दुलार देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली और उसे खुद को तैयार किया। कुछ ही देर बाद स्वाति सुंदर सी साड़ी पहनकर हल्के जेवर में तैयार होकर नीचे आई और रसोई की और बढ़ी। उसने अपनी सासू को देखा, जो उसके लिए सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, सबको तुम्हारी पहली रसोई की बेसब्री से इंतजार है।
आज मीठा तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे तुम क्या बनाने वाली हो? स्वाति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खीर बना लूं मम्मी जी। सासू माँ ने खुश होकर सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, खीर तो सबको पसंद है। तुम आराम से बनाओ और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। स्वाति ने एक गहरी सांस ली और खीर बनाने लग गई। वहीं बाहर का माहौल काफी ज्यादा अच्छा था। आरती अपनी बेटी को लेकर पहुंच चुकी थी और वह अपनी मम्मी के साथ बैठकर आराम से बातें कर रही थी। और वहीं अभिनव की बुआ भी आ चुकी थी। घर का माहौल बड़ी ही हंसमुख हो गया था, लेकिन अभिनव कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे खीर की महक पूरे घर में फैलने लगी। स्वाति की सासू माँ मुस्कुराते हुए आई और बोली, वह खुशबू में ही समझ आ रहा है कि खीर बहुत अच्छी बनी है। अब जल्दी से तैयार कर लो, अब तुम्हारे हाथ का खीर का इंतजार कर रहे हैं। स्वाति की खीर में थोड़ा सा केसर और मेवे डालकर उसे गार्निश किया और फिर एक कटोरी में परोसकर हॉल में आई, जहाँ पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। उसकी सास ने खीर का पहला निवाला लिया और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट बनी है बेटा। सच में घर की पहली रसोई का स्वाद तो हमेशा खास होता है और तुमने उसे और भी खास बना दिया। घर की बाकी लोगों ने भी खीर खाई और स्वाति की तारीफ की और साथ ही साथ उसे शगुन भी दिया। उसकी सास ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तो सच में इस घर के लिए शुभ हो। देखना, हमारे परिवार में तुम्हारे आने के बाद सब खुशियां बढ़ जाएगी। स्वाति ने उनकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में अभी भी अभिनव के लिए जो सवाल थे वो दबे ही रह गए। उसकी आंखों में अभी भी वह उदासी थी, लेकिन सासू माँ के प्यार के उसकी थोड़ी हिम्मत बांधी। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त हॉल में अभिनव के डैड वहां आए और उन्होंने देखकर आरती उठ खड़ी हुई और वो अपने पापा के गले लगते हुए बोली, अरे पापा, आप आ गए। आइए ना, देखिए, स्वाति ने अपनी पहली रसोई की खीर बनाई है। जैसे ही अभिनव के पापा ने ये बात सुनी, वह मुस्कुराते हुए स्वाति के पास आए। स्वाति ने उन्हें भी खीर परोसी और उन्हें खीर खाकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी खीर बनी है। उन्होंने इतना बोलकर स्वाति को शगुन दिया। वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, अभिनव कहाँ है? उसने बहू को कुछ शगुन दिया या नहीं? अपने पापा की बात सुनकर आरती ने कहा, अभिनव तो मुझे दिखा ही नहीं। मैं तो दोपहर से यहाँ आई हूँ और वो तो मुझे लग रहा है सुबह सुबह ही कहीं चला गया था, है ना माँ? जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और वो अभिनव को फोन करने लगा और अभिनव ने उनका कॉल पिक नहीं किया। स्वाति अपने ससुर जी की तरफ देखा और ज्यादा अपसेट हो गई और वो बिना कुछ बोले सीधा किचन में वापस आ गई। और वहीं दूसरी तरफ अभिनव रितिका के घर में बैठा हुआ था। उसका मूड बेहद ऑफ लग रहा था। उसे स्वाति के साथ हुई आर्ग्यूमेंट बार बार याद आ रही थी और इस बात को लेकर वह इरिटेट हो रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या उसने कुछ गलत कह दिया था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और वो बार बार गहरी सांस ले रहा था, मानो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा हो। तभी रितिका ने उसके पास आकर उसकी गोद में बैठते हुए उसके गालों को हल्के से छुआ और प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेबी, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। अगर कुछ बात है तो मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा मदद कर पाऊँ। अभिनव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए
उसके चेहरे को प्यार से देखा और धीरे धीरे से कहा, कुछ नहीं बेबी, बस उस साथी के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। उसके बाद से ही मन बहुत परेशान है, मैं थक गया हूँ। रितिका ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बेबी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी वाइब मैच नहीं होती, पर उसकी वजह से अपनी जिंदगी को खराब करने की जरूरत नहीं। तुम हो, मैं हूँ, और बस ये पल हमारे लिए काफी है। तुम अब उस लड़की के बारे में मत सोचो। अभिनव की निगाह उसके चेहरे पर टिक गई। उसकी आंखों में उसे देखकर एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे कि उसकी सारी टेंशन कहीं गायब हो गई हो। रितिका ने धीरे से उसके गालों को छूते हुए उसे प्यार से एक हल्का सा किस दिया। अभिनव की आंखों में नरम सी मुस्कान आई। उसने भी उसे पास खींच लिया। रितिका अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेटे और उसे गले से लगाते हुए धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी, उसका हर एक तनाव को मिटा रही हो। अभिनव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर कसते हुए उसने अपने और करीब खींचा। रितिका ने बिना एक शब्द कहे अपने होठों को उसके होठों में मिलाया और उनके बीच एक लंबी प्यारी सी किस शुरू हो गई। उस पल में उन्होंने सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास था। सभी टेंशन और परेशानियां जैसी कहीं गायब हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। अभिनव ने अपनी उंगलियां रितिका की पीठ पर सरकाईं और उसे महसूस करते हुए हल्के से मुस्कुराया। रितिका ने धीरे धीरे अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया और उसे अपनी बाहों में कसते हुए उसके गालों और गर्दन पर छोटे छोटे किस करना शुरू किया। रितिका जिस तरह से किस करने से अभिनव उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा और उसने रितिका को बिल्कुल अपने नजदीक खींचा और बिना कुछ सोचे समझे उसने रितिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वो सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसे लेकर बेडरूम में पहुंचा, रितिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने उसे और भी ज्यादा किस करना शुरू कर दिया। इस बार उसने खुद अपने हाथों को आगे बढ़ाया और वो अभिनव की शर्ट को ओपन करने लगी। जैसे जैसे ये अभिनव की शर्ट को ओपन कर रही थी, अभिनव से और भी ज्यादा पैशनेटली किस कर जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे की किस करते करते इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें अपने आसपास किसी भी चीज का होश नहीं था। थोड़ी ही देर में उन दोनों के सारे कपड़े बेड के आसपास बिखर गए थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे और अभिनव रितिका के साथ सब कुछ भूल चुका था। उसने रितिका को अपनी बाहों में भरा, उसे धीमी आवाज में कहा, सच बताऊं बेबी, तुम्हारे साथ मुझे जितना सुकून मिलता है उतना मुझे और किसी के साथ भी नहीं मिलता। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं तुम्हारे साथ यहीं पर शिफ्ट हो जाऊं। रितिका ने अभिनव की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो शिफ्ट हो जाओ ना, मैंने कब रोका है, और वैसे भी सिद्धार्थ भाई को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रितिका के गाल को चूमने लगा और तभी रितिका ने उसे रोकते हुए कहा, अभिनव, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हारा फोन कहाँ है? अभी अभिनव जैसे ही ये बात सुनी वो इधर उधर देखने लगा। उसका फोन बाहर हॉल में रखा हुआ था जो लगातार बज रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले वह दोनों एक दूसरे में इस तरह से उलझे हुए थे कि उन्हें अपने आसपास ही किसी भी चीज का होश ही नहीं था। और जैसे ही अभी उन्होंने अपने फोन की रिंगटोन सुनी,
वह बेड से उठा और उसने जैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन को देखा तो उसके पापा का फ़ोन आ रहा था। उसने तुरंत अपने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो डैड। दूसरी तरफ से उसके डैड की सख्त आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? इस टाइम जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो एक्चुअली डैड मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ। उन्होंने तेज आवाज में चलते हुए कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस आधे घंटे के अंदर तुम मेरी आंखों के सामने होने चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दिया और अभिनव ने जैसे ही ये बात सुनी उसे गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बांधी और वो बेडरूम में आया और रितिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, किसका कॉल था? उसने रितिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली डैड को कोई शायद इम्पोर्टेंट काम आ गया है, मुझे निकलना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलता। इतना बोलकर वह रितिका के पास आया। उसने रितिका के गालों को चूमा और वह अपने कपड़े उठाकर पहनने लगा और तभी रितिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुको ना। उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेब, नहीं रुक सकता। इतना बोलकर वो अपने कपड़े पहन रहा था कि तभी रितिका ने बेड से उठकर बैठते हुए कहा, कम से कम शावर तो ले लेते। उसने रितिका को करीब आकर उसके होठों को चूमते हुए कहा, दैट्स ओके, घर जाकर फ्रेश हो जाऊंगा, यू टेक केयर। इतना बोलकर उसने अपने कोट को उठाया और उसे पहनते हुए घर से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कपूर मेंशन में सब लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और स्वाति को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रही थी और वो जानती थी कि अभिनव शायद नहीं आएगा। वह चुपचाप वहीं बैठी थी कि तभी थोड़ी देर में अभिनव घर के अंदर आया। उसने अपने पापा के पास जाकर खड़े होते हुए कहा, व्हाट हैपेंड डैड, आपने मुझे इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया, सब ठीक है ना? उसने जैसे ही ये बात कही तो उसके डैड उसको घूमते हुए देखकर कहा, आज बहू की पहली रसोई थी और तुम घर पर नहीं थे, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था तुम्हें? और तुम ऑफिस भी नहीं गए थे, कहाँ थे तुम, मुझे ये बताओगे? अभिनव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड मैंने आपको बताया था ना, मैं अपनी दोस्तों के साथ था। अभिनव के डैड उसे घूरते हुए देख रहे थे कि तभी आरती उसके पास आकर बैठी और उसने उसके हाथों में खीर की कटोरी देते हुए कहा, ये सब छोड़ो और तुम खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। ये खीर अभिनव को नहीं पता था कि ये खीर स्वाति ने बनाई है और वह उसकी पहली रसोई की खीर है। उसने जैसे ही एक चम्मच खाया वो आरती की तरफ देखते हुए बोला, अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बनी है, आपने बनाई है क्या? आरती ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं बनाई, तुम्हारी बीबी ने बनाई है। आज उसकी पहली रसोई थी, चलो अब उसे कुछ गिफ्ट दो। जैसे ही उसने ये बात सुनी कि वह खीर स्वाति ने बनाई थी, उसने खीर की कटोरी वहीं सामने टेबल पर रख दिया और वह स्वाति की तरफ घूरते हुए देखने लगा। स्वाति अपसेट थी और वो अभिनव की तरफ अपनी नजरें नहीं उठाकर देख रही थी और तभी उसने आरती की तरफ देखते हुए कहा, वो मुझे तो पता नहीं था, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। आरती उसकी बातें सुनकर चुप हो गई और तभी अभिनव के डैड ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने गिफ्ट नहीं लाए हो तो कुछ गिफ्ट तो उसे दे ही सकते हो। जाओ जाकर तैयार हो जाओ और बहू को कहीं अपने साथ घुमाने ले जाओ। एक काम करो, तुम लोग रात का डिनर कहीं बाहर करने चले जाओ, उसके बहाने तुम लोग थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर लोगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको
हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।